अस्सलाम वालेकुम। कैब 1 का लेक्चर 5 स्टार्ट हो गया जी। कल डिस्पोजल स्ट्रेट लाइन मेथड वाला समझ आ गया था? अच्छा, होमवर्क में कुछ सवाल दिए थे। 22 था और 23 भी था, ठीक है। वो चलो वो देख लेते हैं, फिलहाल ज़रा स्ट्रेट लाइन मेथड को वो दूसरे बाद में देखते हो, तो मैंने करवाना है ना, ठीक है। अच्छा जी, अब 22वें का जो सोल्यूशन है, नहीं 23वें का, 22वां तो ऐसे ही था। 23वें का सोल्यूशन ऐसे मैंने कहा था, डिस्पोजल अकाउंट जो है वो आपने अलग अलग 3 डिस्पोजल हैं तो 3 डिस्पोजल अकाउंट बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बना हुआ है, गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन आपके लिए समझे गलत है। आपने हमेशा हर डिस्पोजल के लिए अलग अलग अकाउंट ही बनाना है, ठीक है। आंसर भी उसका सेम आता है। जैसे यहाँ पर अगर आप गौर फरमाएं, जो आपके नोट्स के अंदर बना हुआ है, तो इसके अंदर 1,22,900 रुपये का ये क्या है ये प्रॉफिट लॉस नहीं, लॉस है, मतलब पूरी हम बता दिया ना अब तो, ठीक है। तो 1,22,900 का लॉस है। ये तीनों का नेट करके आया हुआ है। किसी का शायद किसी एसेट का शायद गेन आया हो डिस्पोजल पे, किसी का लॉस आया हो, हमें नहीं पता। हो सकता है सबका लॉस हो, तो सबका गेन हो। खैर यहाँ पे तो लॉस आ रहा है। तो बहरहाल ये एक फिगर आ रही है, पता नहीं है कि इसके ऊपर क्या मामला हुआ, ठीक है। इसी को हमने तोड़ दिया बस। जैसे ये सारा सवाल आपने किया हुआ है। स्टेप 1, एसेट अकाउंट में से एसेट ही कॉस्ट निकालेंगे, तो उसको डेबिट कर देंगे डिस्पोजल अकाउंट में। स्टेप 2, इस एसेट की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ये 10,500 निकली थी। कैसे? 40,000 इंटू 15% इंटू ये 2.25 साल हमारे पास रहा, तो इसकी अक्यूमुलेशन को डेबिट करके अक्यूमुलेशन अकाउंट में से क्रेडिट कर देंगे डिस्पोजल के अकाउंट में। स्टेप 3, कैश रिकॉर्ड करेंगे। कैश हमें सवाल से मिला करेगा। कितना कैश था जी इसका? कहीं लिखा हुआ है? नीचे वाला सवाल है। अच्छा 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 2300 रुपये हमें इस एसेट को बेचकर मिले थे, ठीक है। तो 2300 रुपये कैश, एसेट बिका है तो कैश आया है, कैश आया है तो कैश डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है जी। अब गेन लॉस बैलेंसिंग फिगर आती है स्टेप 4 में, तो ये 27,200 का इस पर लॉस आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही हमने बाकियों को भी देख लेना है। स्टेप 1, एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट को निकालें। स्टेप 2, इसकी अक्यूमुलेशन निकालें, जितनी ज़िंदगी हमारे पास इसने गुजारी है उसको डेबिट करें अक्यूमुलेशन अकाउंट में से, क्रेडिट कर दें डिस्पोजल अकाउंट में। स्टेप 3, कैश सवाल में से जाके ढूंढें। 4700 का ये एसेट बिका है, तो कैश आया है, कैश डेबिट डिस्पोजल। अब इसकी भी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आ रही है, मतलब डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, P&L डेबिट, तो ये क्या है? लॉस। तीसरा भी ऐसे ही था। एसेट अकाउंट में से 90,000 कॉस्ट निकल गई। ये 90,000 हमारे पास 1.333 ईयर्स रहा। 18,000 डेप्रिसिएशन इसकी आ रही है। ये अक्यूमुलेशन अकाउंट में से डेबिट करके डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया हमने, ठीक है। इसका कैश सवाल से जाके ढूंढा तो 6600 का ये एसेट बेचा था, तो खैर से इस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह लॉस ही आ गया, ठीक है। अब ये तीनों को आप ज़रा ऐड करें। 3 लॉस है ना, तीनों पे लॉस आया 27,200। अच्छा, कोई गेन होता तो फिर क्या करते? नेट कर देते ना, प्लस माइनस कर लेते, लेकिन ये तो तीनों ही लॉस हैं, तो इन तीनों को ऐड करेंगे। कितना आया? 122,900, वही 900, ठीक है ना। मतलब आंसर वही आ रहा है। तो ये मैंने आपको कहा ना, गलत नहीं है ये लेजर, लेकिन आपने इस तरह से नहीं बनाना। अच्छा, अब एक्सट्रैक्ट्स की बारी आए। कल बच्चों ने किसी ने पूछा भी था, ठीक है, कि एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं तो क्या करें? अलग अलग लॉस लिखें। तो मेरे ख्याल में अलग अलग लॉस लिखने की P&L के अंदर ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर गेन हो तो, इसीलिए मैंने अलग बनवाए, अगर गेन हो तो वो अदर इनकम में आना चाहिए, लॉस हो तो अदर एक्सपेंसेस में आना चाहिए। ये मुनासिब नहीं है गेन लॉस को आप नेट कर दें, ठीक है। गेन अदर इनकम में आए, लॉस अदर एक्सपेंस में ज़्यादा मुनासिब है, नज़र आना चाहिए, ठीक है ना। तो तीनों लॉस आ गए, तो आप क्या करोगे? एक तो डेप्रिसिएशन इस साल की, और दूसरा लॉस ऑन डिस्पोजल, ये इकट्ठा कर दिया आपने। 1,22,900 यहाँ पे आप ब्रैकेट के अंदर, आपने अगर अलग अलग बनाए हैं ना, तो आप ऐसे करेंगे ब्रैकेट में। आप कहेंगे जी 27,200 जमा 30,300 जमा 65,400, ठीक है जी। तो ये आपने P&L के अंदर इस तरह इकट्ठा करके शो कर देना, ठीक है, सही है।
अच्छा अब चलें, इत्तेफाक से ये मेरे सामने 3 डिस्पोजल के लेजर बने हुए हैं, तो डिस्पोजल की जर्नल एंट्री भी आनी चाहिए हमें। एडिशन की जर्नल एंट्री आती है, क्या है? एसिड डेबिट। डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री आती है, क्या है? डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डिस्पोजल की जर्नल एंट्री आती है? आपको आती है? नहीं, आपको आती है, आपको पता नहीं है कि आपको पता है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको पता है, आपको बस ये नहीं पता कि आपको पता है। क्या क्या पता है? मैंने आपको 4 स्टेप्स लिखवाए थे डिस्पोजल के, वो दरअसल डिस्पोजल की जर्नल एंट्री ही थी, पर स्टेप्स उसका सेकंड इम्पैक्ट नहीं। सेकंड इम्पैक्ट तो डिस्पोजल में फेंकते थे। स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 क्या था? एसिड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जाने वाले एसिड की कॉस्ट से। स्टेप 2, इसकी एक्यूमुलेशन को डेबिट करेंगे एक्यूमुलेशन अकाउंट में। स्टेप 3, कैश रिकॉर्ड करेंगे। अब मैं दूसरा इम्पैक्ट नहीं बोल रहा कि इधर कैश रिकॉर्ड करना है तो कैश आया तो कैश डेबिट, तो कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं, ठीक है ना? स्टेप की बात कर रहा हूँ। चौथा स्टेप, बैलेंसिंग फिगर, गेन होगा या लॉस, जो चला जाएगा पीएनएल। ये दरअसल जर्नल एंट्री ही थी जो आपको गैर महसूस तरीके से याद करा दी गई थी, ठीक है? जर्नल एंट्री ज़्यादा आसान है डिस्पोजल के लेजर से, ठीक है? अब इसी को मैं आपके सामने यहाँ पे परफॉर्म कर देता हूँ, ठीक है? जर्नल एंट्री ऑफ डिस्पोजल। ये क्यों ज़रूरी है? जर्नल एंट्री मांग सकता है, मांग लेता है अक्सर, ठीक है? जर्नल एंट्री सिर्फ मांग ले तो आपको आनी चाहिए ना, ठीक है? फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ जाती है जब करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक, बड़ा फेवरेट आपका टॉपिक जो होगा इंशाल्लाह, उसमें पहुंचते हैं। वहाँ पर होती ही जर्नल एंट्रीज़ हैं, यानी कि करेक्शन होती है तो कहते हैं नॉर्मली कहता है रेक्टिफाइंग एंट्रीज़ करो। तो रेक्टिफाइंग एंट्री यानी करेक्टिंग एंट्री करने के लिए हमें पहले ओरिजिनल एंट्री पता होनी चाहिए, फिर उसकी गलती वाली एंट्री हम लिखते हैं और फिर उससे हम सही वाली एंट्री निकालते हैं। तो असल में कहानी वहाँ पे भी यही है कि कॉन्सेप्ट जिसके कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे उसको पता होगा होना क्या चाहिए था। ओरिजिनल एंट्री क्या होती है? दरअसल होना क्या चाहिए था। अकाउंटेंट ने तो चवल मारी होती है कोई ना कोई, फिर वो लिख के तो उसको सेट कर लेते हैं, ठीक है ना? तो वो जो होना क्या चाहिए था, वो जो डिस्पोजल की एडजस्टमेंट आपको आएगी सवालों में, वो होना क्या चाहिए था, वो ये एंट्री है जो आज आपको सिखा रहा हूँ। आसान बहुत इसलिए है कि आपको वो याद है इस वक्त, चारों स्टेप्स याद है ना आपको? ये चारों स्टेप्स दरअसल जर्नल एंट्री ही है, ठीक है? तो जर्नल एंट्री बहुत 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 आसान है। जर्नल एंट्री ऑफ डिस्पोजल, डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट है, ठीक है ना? अच्छा जी तो जर्नल आपका बना करता है डेबिट और क्रेडिट आप लिखते हैं उसके अंदर, ठीक है जी? तो ये आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी। अगर रिक्वायर करे ना जर्नल एंट्रीज पास करो तो फिर टॉप पे एक बार डेबिट क्रेडिट भी लिख दिया करो, और अगर ऐसी रिक्वायरमेंट ना वर्किंग शर्किंग कर रहे हैं फिर तो जो मर्जी करते हैं, ठीक है? अब मैं पहले डिस्पोजल की जर्नल एंट्री पास करता हूँ, फिर दूसरी दोनों आपसे करवाता हूँ, और फिर जितने सवाल क्या 2-3 सवाल ही और किए हैं। पहले सवाल में तो पहले 2 सवालों में जगह भी छुड़वाई थी आपसे, 10-10 लाइनें। किस किस ने छोड़ी थी 10-10 लाइनें? चलो पहले में तो सब नहीं छोड़ी होंगी, दूसरे में शायद भूल गए हो। तो वो जहाँ जहाँ डिस्पोजल आया था सवालों में वहाँ पे आपने जर्नल एंट्री अब घर पे करनी है, लेकिन ये 3 तो मैं आपको करवाता हूँ, मुझे मिल गए, ठीक है? अब बताएं जी, स्टेप 1, एसिड अकाउंट को क्या करेंगे? जाने वाले एसिड की कॉस्ट से क्रेडिट। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ये सीधा हो जाएगा। कभी आपने ऐसा देखा कि कैश क्रेडिट और एसिड डेबिट यूँ जर्नल एंट्री लिखी हो? नहीं ना, मुनासिब नहीं ना लगता। मतलब तरतीब एक है कि हम डेबिट पहले लिखते हैं और क्रेडिट बाद में, ठीक है ना? इसलिए आप ना जर्नल एंट्री जब भी पास करें, ये तरतीब बता रहा हूँ, आपने पहले तो एक लाइन खाली छोड़ ही देनी है। मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मुझे तो पता होता है एंट्री में क्या आ रहा है, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि आप कुछ डेबिट कर गए, कुछ क्रेडिट कर गए, और बाद में आपके डेबिट वाली साइड पे कोई चीज़ आ रही है बैलेंसिंग लेट से, तो फिर आपके पास जगह ही कोई नहीं है यहाँ पे, तो ऊपर एक लाइन खाली होगी ना, तो वहाँ पे बैलेंसिंग फिगर डाल दोगे। ये मैं वैसे आपको एहतियात बता रहा हूँ, बाकी कोई मसला नहीं है, मैं तो ऐसे नहीं करूँगा। खैर चलें वैसे भी 2-4 दफ़ा एंट्री करने के बाद आपको वैसे ही याद हो जाएगा। जर्नल एंट्री ऑफ डिस्पोजल वो 4 स्टेप्स ही हैं, यानी 4 ही आइटम्स आने हैं, ठीक है? एक एसेट अकाउंट क्रेडिट होता हुआ नजर आएगा इस एंट्री में, दूसरा अक्यूमुलेशन अकाउंट डेबिट होता नजर आएगा, तीसरा कैश डेबिट होता नजर आएगा, और चौथी बैलेंसिंग फिगर होगी। इसका मतलब 2 डेबिट पक्के, अक्यूमुलेशन डेबिट होना है, कैश डेबिट होना है। डिस्पोजल होना है तो कैश
मतलब ऐसा डिस्पोजल नहीं होगा कि आपको पैसे पल्ले से देने पड़े। एक सिचुएशन ये होती है कि आपके पास ऐसी मनहूस चीज़ पड़ी है कि जिसको आपको बेचने के लिए उल्टा पैसे भरने पड़े, लेकिन ऐसी बात नॉर्मली मैंने अभी FAR 1 के अंदर तो नहीं देखी है, CMA के अंदर कभी कभी जो है वो ये कॉन्सेप्ट टेस्ट होता है। बहरहाल जो नॉर्म है उसकी बात कर रहा हूँ। तो दो चीज़ें डेबिट होंगी आपकी जर्नल एंट्री में, अक्यूमुलेटेड एडिशन और कैश। एक चीज़ क्रेडिट होगी एसिड, और बैलेंसिंग फिगर की जगह दरमियान में एक लाइन छोड़ दो, आपकी मर्जी है। टॉप पे छोड़ के आए हो तो आपकी मर्जी है। अगर टॉप पे लाइन छोड़ी हुई है और डेबिट बैलेंसिंग है तो सबसे ऊपर लिख दो, क्रेडिट बैलेंसिंग है तो नीचे सारा सफाई खाली पड़ा है, दरमियान में लाइन छोड़ी है तब भी फिट हो जाएगा। अब ये आपकी मर्जी होगी, ठीक है, सही है। तो फिर दो डेबिट की जगह तो छोड़ दी आपने, एक लाइन और भी छोड़ दी एहतियातन के बाद में कोई चीज़ डेबिट साइड पे ना आ जाए, ठीक है। और स्टेप 1 आपने यहाँ पर लिखा। स्टेप 1 क्या है जी? एसेट अकाउंट क्रेडिट करेंगे जाने वाले एसेट की कॉस्ट से, ठीक है। अब कितनी कॉस्ट है जी जाने वाले की? मरहूम की कॉस्ट क्या है? इधर देखो, सवाल से ही देख लेते हैं। ये जाने वाले की कॉस्ट क्या है? 40,000। ये एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करनी है, बस यही आपकी जर्नल एंट्री है। तो 40,000 क्रेडिट लिख दो, जर्नल एंट्री में 40,000 क्रेडिट, ठीक है। लें जी, नेक्स्ट स्टेप 2 क्या है? अक्यूमुलेटेड एडिशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया ना, मैं तो स्टार्ट में लिख देता हूँ, दरमियान में एक लाइन छोड़ लेता हूँ, लेकिन आप पहले एक लाइन छोड़ दें तो ज़्यादा आसानी लगेगी आपको। पहली लाइन खाली होगी ना, और बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट साइड पे आ गई तो पहली लाइन में लिख देंगे, कोई मसला तो नहीं है ना। बैलेंस सर पहली लाइन में P&L लिख दें, और कुछ नहीं होता भाई, जर्नल एंट्री है, तसल्ली से, ठीक है। आप इसकी तरतीब को पहले कैश लिख लें, फिर अकोमोडेशन लिख लें, फिर P&L लिख लें, आपकी मर्जी है, इन बातों से परेशान नहीं होना, ठीक है ना जी। स्टेप 2 क्या है? अक्यूमुलेटेड एडिशन अकाउंट को डेबिट करेंगे जाने वाले एसेट की सारी जिंदगी की अक्यूमुलेशन से, ठीक है। तो अक्यूमुलेशन जो अकाउंट डेबिट करना है, ये करने के लिए हमें एक छोटी सी वर्किंग करना पड़ा करेगी, ठीक है। वो वर्किंग 1 लेट से मैं कहता हूँ, अल्लाह करे हो भी वर्किंग 1 नहीं, ये वर्किंग नहीं है, वर्किंग 2 है। तो वर्किंग 2, चलो अब इस सवाल में चूंकि वर्किंग 2 हुई है, वैसे हम तो इसको पहले कर लेते हैं ना। मैंने आपको आदत जो आपकी बनाई है वो क्या है? डेबिशन एक्सपेंस बाद में निकालते हैं हम, और अकोमोडेशन ऑफ डिस्पोजल पहले निकालते हैं, इसलिए हमारी वर्किंग 1 बन जाएगी। बहरहाल जैसे ही यहाँ पर आप पहुँचेंगे, डिस्पोजल की जब एडजस्टमेंट आएगी, चाहे लेजर बना रहे हैं चाहे जर्नल एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे आके आपको छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, चाहे वो इस ब्रैकेट में कर दो। ये जरूरी नहीं होता कि वर्किंग 2 रेफर करके वहाँ पे कितनी कॉस्ट है एसेट की? 40। अच्छा, ये मैं जरा शॉर्ट 1000 में लिख रहा हूँ, ठीक है। रेट ऑफ डेबिशन क्या है? 15%। अच्छा, उसके बाद इसकी लाइफ कितनी गुजरी हमारे पास? इधर देखो, ये खरीदा था हमने 1 जुलाई 5 को, बेचा है 31 मार्च 7 को, तो 5 वाले साल में 6 महीने, 6 का पूरा साल, और 7 में 3 महीने, तो 1 साल 9 महीने यानी 1 पॉइंट। तो ये कोई अलग वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखो 1 पॉइंट। एग्जामिनर को वर्किंग शो करनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वर्किंग की हेडिंग दे फिर वर्किंग 1 में नहीं, ये वर्किंग शो कर दिया आपने। लेकिन फिलहाल तो चलो हुआ पड़ा है काम, तो मैं वही यूज करूंगा, ठीक है ना। जरा ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो आसान सी एडजस्टमेंट है वहीं पे बस कैल, लेकिन ये नहीं करना आपने। क्या आंसर क्या है वैसे? इसका आंसर क्या है? खुद देख लेना सर, खुद देख लें। 10,000। अब ये 10,500 कैलकुलेटर पे करके यहाँ नहीं लिख देना, ये ना हो कि यहाँ पे कुछ भी पता ना हो। 10,500 पूरे सवाल में कहीं 10,500 नजर आ रहा है? पूरे सवाल में कहीं 10,500, सवाल में, मैं जवाब की बात नहीं कर रहा, सोल्यूशन में नजर आ रहा है? नहीं, सवाल में कहीं 10,500 नजर आ रहा है। अब ये आपने निकाला है ना, अब ये एग्जामिनर को शो करना है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपने अलग से वर्किंग्स में जाके शो करना है। आई कैप तो सारा सोल्यूशन ही ब्रैकेट के अंदर किया होता है। हम जो लेजर्स बनाएंगे ना आगे, जैसे कैश फ्लो का टॉपिक है, हम कैश फ्लो के टॉपिक में बेताशा लेजर्स बना के करते हैं, आसान लगता है हमें, ठीक है। 8, 10, 12, 15 लेजर सवाल में बन रहे होंगे। आई कैप एक लेजर भी नहीं बनाता अपने सोल्यूशन में, वही लेजर उसने ब्रैकेट में बनाया होता है। वर्किंग शो करना मकसूद है, जैसे मर्जी हो, ठीक है, सही है ना। बहरहाल फिलहाल तो हम तरतीब पे चल रहे थे। स्टेप 1 एसेट अकाउंट क्रेडिट करेंगे जाने वाले एसेट की कॉस्ट से। स्टेप 2 इस एसेट की सारी जिंदगी की अकोमोडेशन कैलकुलेट करके उसको अकोमोडेशन अकाउंट में से डेबिट करना है। वो हमने आगे कैलकुलेट की यहाँ पे वर्किंग नंबर 2 में 10,500। ये फिगर जब आ गई तो हमने यहाँ पर लिख दिया 10,500। स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड कैश। आपको बोलना चाहिए वैसे, मुझे तो याद है। स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड कैश। अब एसेट बिके तो कैश, मैंने इसलिए रिकॉर्ड लिखा है कि अभी मैंने कल में भी या मंडे को तो लाजमी, वैसे कल ही शायद, क्योंकि अब पहुंच गया वहां तक भी। अगर डिस्पोजल रिड्यूसिंग बैलेंस वाला मजबूत हो गया तो कल मैं एक्सचेंज ऑफ एसेट की बात शुरू कर दूंगा।
तो एक्सचेंज ऑफ एसेट क्या होता है, वैसे बात कर रहा हूँ जरा एडवांस में। आपने नॉर्मली ये होता है कि आप एक पुराना एसेट दे के नया एसेट ले लेते हैं, तो साथ में आपको कुछ पैसे लेने पड़ते हैं। अच्छी नस्ल की चीज देकर आप अच्छी क्वालिटी का एसेट दे के आप घटिया क्वालिटी लें, फिर तो शायद कैश मिल रहा हो, लेकिन ज्यादातर ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं कि आप एसेट पुराना दे के नया ले रहे होते हैं और कैश देना पड़ता है। तो अगर मैं आपको स्टेप 3 ये लिखवा देता ना, वी विल रिकॉर्ड कैश रिसीट, तो फिर हम फंस जाते हैं। तो मैंने इसीलिए जनरल सी बात लिखवाई, वी विल रिकॉर्ड कैश। अब हम देखेंगे ट्रांजैक्शन में कैश, अगर एसेट बिका है और कैश आया है तो कैश डेबिट, कभी ऐसा हो कि कैश जा रहा हो तो कैश, ठीक है ना। तो स्टेप 3 क्या है, वी विल रिकॉर्ड कैश। अब हमारे सवाल में क्या हुआ है, एसेट बिका, एसेट आया है, एसेट बिका है, कैश आया है, कैश आया है तो कैश, ये स्टेप 3 कैश, कैश अकाउंट डेबिट कितने से जी, 2300 से। और स्टेप 4 क्या था, अब देखो ये कितना आसान हो गया, ये डायरेक्ट ही आपको बताएगा गेन है या लॉस है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ इस जर्नल एंट्री को देख के ये बैलेंस हो रही है, चेक करो, जर्नल एंट्री बैलेंस्ड नहीं है। इसको बैलेंस करना है तो किस तरफ बोझ डालना पड़ेगा, मुझे क्रेडिट साइड हैवियर लग रही है, तो बैलेंसिंग फिगर कहां फेंकूं तो ये बैलेंस हो जाएगी, कितनी, 27,000। देखी फिगर लग रही है, लेजर ने भी तो यही आंसर दिया था। तो प्रॉफिट एंड लॉस लिखो और बैलेंसिंग, कोई जरूरत नहीं है यहां पर गेन लिखने की या लॉस लिखने की, लेकिन आपको बता दिया। अब ये ज्यादा आसानी से समझ आ रहा है, देखो जर्नल एंट्री में पीएनएल क्या हो रहा है, डेबिट, लॉस है। लेजर में तो फिर देखना पड़ता था, लेजर क्रेडिट हुआ डिस्पोजल का तो पीएनएल, डेबिट हुआ तो लॉस, यहां पे पीएनएल डेबिट सीधा ही। तो बेसिकली जो 4 स्टेप्स थे ना, उनका दूसरा इंपैक्ट ये बेसिक, असल में ना मैं आप मतलब अगर डीप डाउन जाए ना, मैं जाना नहीं चाह रहा, ठीक है ना, वरना ये क्या होगा, आप एक एंट्री लिखोगे डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एसेट क्रेडिट, नंबर 2 एंट्री अकोमोडेशन अकाउंट डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, नंबर 3 एंट्री कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, नंबर 4 एंट्री बैलेंसिंग उसी में से निकलेगी। वो सारी चीजें कैंसिल हो जाती हैं, क्योंकि डिस्पोजल दूसरा इंपैक्ट ले रहा है ना, वो डिस्पोजल कैंसिल हो जाएगा और बैलेंसिंग फिगर गेन लॉस निकल आएगी। लेकिन मैं ये 4 एंट्रीज करके एक क्यों निकलवाऊं जब काम चल रहा है, डिस्पोजल अकाउंट बनाना आता है आपको, ठीक है, जरूरत नहीं है। जो स्टेप्स थे आपके 4 वही दरअसल जर्नल एंट्री थी आपकी। कुछ समझ आई? दोनों काम नहीं करने, पर्चे में जो कहेगा वो करेंगे। लेजर कहेगा तो फिर एंट्री से नंबर नहीं मिलेंगे, एंट्री मांगेगा तो लेजर के नंबर नहीं मिलेंगे। तो हम ये देखा करेंगे रिक्वायर क्या कर रहा लेकिन सीखना तो सीखना दोनों काम है ना। वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्पोजल का अकाउंट हमारा बनेगा ज़रूर, लेकिन कैश फ्लो के टॉपिक में ज़्यादा यूज़ होगा, वहाँ से बैलेंसिंग फिगर निकालनी होती है। असल में ना वहाँ पर उलट काम चल पड़ता है, तो फिगर्स मिसिंग निकालनी होती हैं। तो लेजर बहरहाल बनाना हमें आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनपीओ और कैश फ्लो के टॉपिक्स में ये ज़्यादा यूज़ होता है जाके, ठीक है, ये जो डिस्पोजल का लेजर है। वरना आपको ज़्यादातर हेल्प यही किया करेगी जर्नल एंट्री, तेज़ी में आपको यही आनी चाहिए, ठीक है। नोट भी बनाएंगे तो ये जर्नल एंट्री दिमाग में आपके बस बैठ जानी चाहिए, ठीक है ना। तो चले इसको ज़रा नकदो नकदी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप दूसरा सवाल, दूसरा डिस्पोजल आपके सामने, उसकी जर्नल एंट्री पास करें, फिर तीसरे की करें। आपके पास फी एंट्री सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट टोटल लेवल के। उसकी वजह यह है बेटा कि आपकी वर्किंग्स भी हुई पड़ी हैं, आपने जस्ट पोस्टिंग करनी है। जल्दी करें शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी, यहां देख के नहीं करना, फायदा क्या, आपको जो चीज आती है वो भी देख के करें, ये तो फिर कोई बात ना हुई। 4 स्टेप्स आपको बता दिए थे, ये बाद में नोट कर लेना, कोई नहीं, गलत सलत एक बार कर दो, वैसे गलत होना नहीं चाहिए। ये असल में कल करानी थी, मुझसे भूल गई, उर्दू चेक करो अपनी मुझसे रह गई, मैं भूल गया, क्वेश्चन नहीं मिल रहा। ये लो चानमाई, ये लो, बुक होगी अवेलेबल, कंफर्म है? चलें भाई, जिनके पास बुक्स नहीं है वो काइंडली ले लीजिएगा, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ एसेट मैंने नोट्स में नहीं डाला था। मेरे अंदाजे के मुताबिक हम बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहे हैं, तो 6 दिन में जो सोचा था एक्सचेंज छेड़ सकता हूं कल इंशाल्लाह, इतना की है। अगर आपने आज अच्छा डिस्पोजल कर लिया तो कल एक्सचेंज ज़्यादा बेहतर हो सकता है, आधा लेक्चर उस पर लग सकता है, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। इंट्रो पढ़ रहे हैं ना हम,
डिस्पोजल चल रहा है, अब तो याद ही नहीं रहा कि इंट्रो क्या था, अब तो यही लग रहा है वो नई चीज़ ही है। अब हर रोज़ ऐसा ही होगा, अब बस इंट्रो आपके बैकग्राउंड में चलेगा, डेबिट है, क्रेडिट है, एसेट है, लायबिलिटी है, बस बाकी तो फिर नई कहानियाँ शुरू हो चुकी हैं। जितना जोर लगा लोगे इस टॉपिक पे उतना ज़िंदगी सारी FAR 1 वाली सुकून में रहोगे, बल्कि FAR 2 में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैंने पहले दिन बताया था आपको, इसका अपना सवाल 15 से 20 नंबर का आ ही जाता है, और अगर इसका मिक्सचर चेक करें तो मेरे ख्याल से 30 नंबर की वेटेज ले जाता है ये एक चैप्टर। जी तीसरे की भी करें, नेकी ते पूछ पूछ। भाई किताब आ गई है भाई? नहीं मैं फिर भी कंफर्म कर रहा हूँ यार। असगर ये टाइम है आपके आने का? पता नहीं ये कौन से मार्कर पड़े हैं, ये उठा लो फिर। पहले 3 दिन कोई मार्कर काम का नहीं मिला मुझे, खजल ही होता रहूँ। कल जाके एक मार्कर। जूम मीटिंग नेक्स्ट वीक में ही करेंगे, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कि सैटरडे को करनी है? चलो मशवरा कर लेते हैं। फिजिकल वालों की कोई जूम मीटिंग नहीं होती। हाँ आखिरी महीने में जब आप लोग प्रेप लीव पे जाते हैं तो फिर फिजिकल वालों को भी मैं वो वीकली मीटिंग होती है ना ऑनलाइन वालों की, उसका लिंक भेज देता हूँ ताकि उनको कोई मसला हो घर पे, वो पढ़ रहे हो तो वो भी फिर आ जाते हैं। पर आखिरी मंथ में यहाँ पे तो आप अगले दिन आ जाते हैं ना, मसला हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी डन। दूसरा डिस्पोजल है जी, डिस्पोजल है। ख़रीदा था हमने 4 में एसेट को, बेचा हमने अपने साल 7 में, 70,000 इसकी कॉस्ट थी और 4700 रुपये आए हैं। अब ये डेटा सवाल में गिवन होगा। अब कितने बच्चों ने कर ली हैं एंट्रीज? तकरीबन आधे से ज़्यादा नहीं कर लिए, बाकी पता नहीं क्या कर रहे हैं। भैया इंपॉर्टेंट चीज़ कह देना ये नहीं होता कि फिर उसको करो ही ना, बैठे रहो। आसान है तो कर लो जल्दी से। अब ये ओवर राइटिंग का नंबर कटते हैं, कटिंग के नहीं कटते, ऐसे काटो इसको। ना 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 ना, ये क्या होता है? ऐसा नहीं करना, कुछ गलती होगी 3.5 नहीं लिखना था, साफ सुथरा काट के लिखो 5.5, इसका कोई नंबर नहीं कटेंगे, ओवर राइटिंग के नंबर कटते हैं। अच्छा जी, स्टेप 1 एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट को करेंगे क्रेडिट। किधर करेंगे, किधर करेंगे, किधर, इधर करेंगे। दूसरा डिस्पोजल है जी, तो एसेट अकाउंट, अब 3 लाइनें छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। एसेट अकाउंट क्रेडिट किससे जी? ये आपको याद करवाने के लिए, ठीक है जी। कितनी कॉस्ट है जी? 70,000। फिर इस जाने वाले एसेट की सारी ज़िंदगी की एक्यूमुलेशन कैलकुलेट करेंगे और उसको एक्यूमुलेशन अकाउंट में डेबिट करेंगे, ठीक है। अब ये वर्किंग नंबर 2 में सहूलत मौजूद है, हुआ पड़ा है। कितनी है जी फिगर? 35,000। अच्छा अब यहाँ पर रुक कर मुझे एक बात बताओ, इन दोनों को नेट करने से क्या पता लग रहा है आपको कि ये क्या चीज़ है? बुक वैल्यू। वो जो मैंने कल नहीं ज़बानी बताया था कि 35, अब ये 35,000 का इसकी बुक वैल्यू कितनी आ रही है? मतलब हमारी किताबों में इस एसेट की वैल्यू क्या है? 35,000। अब हमारी 35,000 वाली चीज़ के हमें सिर्फ 4700 रुपये मिले, ज़्यादती है वैसे, लेकिन बहरहाल लॉस हो गया, ठीक है। तो हमारे हिसाब से एक चीज़ 35,000 की थी। अच्छा चलें, स्टेप 3 कैश रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश आया है तो कैश डेबिट 40 और बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पर आ रही है, ये P&L में चली जाएगी। लॉस है, पता इसलिए होना चाहिए कि जब P&L के एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हों तो वहाँ पे आपको लॉस या गेन, या आगे जाकर जो आपके टॉपिक्स हैं कैश फ्लो वगैरह, तो पता होना चाहिए लॉस गेन, ठीक है ना, अलग अलग। तो बहरहाल जी 300 नहीं, ये सारे सिफर हैं बेटा। 30,000, हाँ, क्योंकि वो सारे राउंडिंग ही ना हुई। ठीक है जी, तीसरा भी कर लिया होगा आपने तो माशाल्लाह। तो तीसरा भी ऐसे। अच्छा अब
तरतीब क्या रख लो, बस समझ आ गई ना। अब जब कभी सवाल में वो डिस्पोजल की एडजस्टमेंट दे तो आपने क्या करना है, देखो ज़रा। अब ये फनकारियाँ, ये वो फनकारियाँ होती हैं जो पर्चे में काम देती हैं ना, ठीक है। डिस्पोजल की एडजस्टमेंट आ गई है, आपने पढ़ा डिस्पोजल की एडजस्टमेंट आ गई है, ठीक है। फ़ौरन आपने ये लिख लेना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो डेबिट ही होना है ना, ये लिखो। फिर एसिड बिका है, पढ़ते हुए पता लग गया कैश आया है, कैश, एक लाइन खाली छोड़कर। अच्छा, अब इससे होगा क्या, आपको सिर्फ अब फिगर्स ढूंढने की है, ठीक है। आपने सवाल में से ये पहले एंट्री, चूंकि चीज़ें मुश्किल होंगी, कोई कैलकुलेशन मुश्किल कोई आसान, ठीक है ना, तो ये लिखने से ये फ़ायदा होता है। एक और मज़े की बात, ये जर्नल एंट्री में 4 चीज़ें हैं। लेट्स से इस जर्नल एंट्री के 2 नंबर थे, आपने इसमें ये फिगर सही लिखी, ये सही लिखी, ये सही लिखी, ये गलत आ गया, इसका आधा नंबर कट गया, बैलेंसिंग फिगर का आधा नंबर फिर भी मिलेगा। यानी जो यहाँ पर आप कर दोगे उसके नंबर मिलेंगे। पूरी जर्नल एंट्री के ऊपर नहीं आपके नंबर हैं 2, बल्कि इसमें से एक चीज़ का अगर 0.5 मार्क है तो अगर वो सही लिखी है तो वो नंबर मिलेंगे आपको। सो प्लीज़ आप लोग ये समझने की कोशिश करें कि सबसे आसान आपका पर्चा यही है पास होने वाला, अगर समझें तो, ठीक है जी। ना समझें तो फिर ना समझें, अगली बार समझ लेना फिर जी। स्टेप 1, अच्छा अब देखें ना, अब जब मैंने ये लिख लिया ना इस तरह से, बैलेंसिंग फिगर की जगह इसलिए छोड़ दी कि गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अब सुकून से सवाल की तरफ चले जाएं, जो फिगर्स मिलती जाएं वो ढूंढ कर लिखते जाएं, तो ये तरतीब जहन में रहेगी। डिस्पोजल जब भी आएगा ना तो हम पहले जर्नल एंट्री लिख लिया करेंगे, खाली अंग्रेजी, ठीक है। चले अब सवाल की तरफ गए। सवाल में से हमें कॉस्ट मिल गई 90, सेल मिल गई 6600। देखते साथ ही हमने फटाफट जाके ये मुफ्त के नंबर लिए। कॉस्ट कितनी, 90,000, और कैश 6,600, ठीक है जी। अब रह गया ये निकल आए तो बैलेंसिंग फिगर भी निकल आएगी। तो इसकी कैलकुलेट करना आपको आता है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं ये सहूलत इस्तेमाल कर रहा हूँ। कितनी है जी, 18,000। तो यहाँ पे लिखा जाकर मैंने 18,000। अब गेन या लॉस, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। लॉस ही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, कभी गेन भी आएगा, काश के आ जाए कभी जी। तो बेटा देखो कितना, अच्छा देखो अब ये दोनों ने ही सेम आंसर दिया। मुझे यहाँ पे भी डिस्पोजल की जर्नल एंट्री ने बताया लॉस 27,200 का है, लॉस 30,300 का है, लॉस 65,400 का है, यहाँ पे भी वही बात थी। तो ये दोनों काम ही एक, इनका मकसद एक ही है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री हो चाहे डिस्पोजल का अकाउंट हो, निकलता वहाँ से गेन लॉस ही है, ठीक है। इसको ज़रा इधर ले जाते हैं, ज़रा इनको आमने सामने रख लेते हैं, आमने सामने। स्टूडेंट तो ऑफ कोर्स गेन कैसे आएगा, एसेट अकाउंट को क्रेडिट करो जाने वाले एसेट की कॉस्ट से। जी मेरा एसेट 5,000 का था। स्टेप 2, अक्यूमुलेशन अकाउंट को डेबिट करो इसकी अक्यूमुलेशन से। यार ये तकरीबन जो है वो 3300 रुपये का जो है वो डेप्रीशिएट हो चुका था। अच्छा जी कितने का बिका, ले जी जनाब ये 2,000 रुपये का बिक गया। अब बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है, हैवियर साइड कौन सी होगी, डेबिट। अब जब बैलेंसिंग फिगर लिखोगे तो P&L ये क्रेडिट साइड पर आ रहा है, दरम्यान में एक लाइन छोड़ी हुई थी 300। अब ये क्या हो रहा है, P&L क्रेडिट। डिस्पोजल के अकाउंट की अगर बात करूं मैं, यही वाला सवाल मेरा, ये सवाल है मेरा, डिस्पोजल अकाउंट बन रहा है, तो मैंने एसेट अकाउंट में से 5,000 को निकाल के इधर फेंका, अक्यूमुलेशन अकाउंट में 3300 को निकाल के यहाँ फेंका, कैश 2,000 यहाँ पे लिखा। अब बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है आज, डेबिट साइड पर। तो ये P&L बैलेंसिंग निकला। अब इसको ज़रा पढ़ के देखो ये क्या बता रहा है डिस्पोजल अकाउंट से। डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट और P&L क्रेडिट, तो क्रेडिट तो होता है इनकम से, तो दूसरी साइड पे लिख दें। लेकिन इसीलिए तो एक साइड रखी हुई है पक्की, लॉस लॉस लॉस, ताकि कभी अब ऐसा एकदम से हो वो ये क्या हुआ, P&L तो हमेशा इस तरफ आता था, अच्छा गेन होगा, ठीक है। चले जी अब जहां आपने डिस्पोजल का लेजर बनाया था वहां आपने जर्नल एंट्री करके ज़रा इसको पक्का कर लेना, कर लेंगे ना इंशाल्लाह। जी मैंने यही स्टार्ट में अर्ज़ की, कहाँ सवाल आ रहा है कि आप ब्रैकेट में कर सकते हैं, मैंने पहले ब्रैकेट में करके भी दिखाया था, बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो वर्किंग हुई पड़ी थी तो यूज़ कर लिया।
या आपका दिल करता है स्टार्ट के अंदर थोड़ी टेक्निकल होती है कैलकुलेशन, थोड़ा सा करना दिल कर रहा होता है, मुश्किल लग रही है, तो आप वर्किंग में करें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट के अंदर लिखें कॉस्ट इंटू रेट इंटू लाइफ। ये क्या हालात हैं जी, यहाँ तक कोई सवाल रहा तो नहीं क्या? 23 जाहिर है जनरेटर पूछेगा तो बताएंगे। 24वां सवाल भी हो गया था, मैंने करवाया था। चलें 25वां देखें फिर। साइम परचेज एन एसेट कॉस्टिंग 2 लाख ऑन यकम जनवरी 19। एसेट हैज़ अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 19,850 एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। पहुंच गए सब? रिड्यूसिंग बैलेंस स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है ना? तो अगले 20 से 25 मिनट में मैं रिड्यूसिंग बैलेंस का एक सवाल विदाउट डिस्पोजल कराऊंगा, ठीक है? उसके बाद फिर डिस्पोजल भी आज कर ही लेंगे, ठीक है ना? उसकी फिर प्रैक्टिस करनी है, कल अगर तसल्ली ना हुई तो मज़ीद कल चलते रहेंगे क्लास में, एक आधा सवाल मैं भी करवाऊंगा, एक आधा आपसे भी करवाऊंगा, जैसे कल आपने सवाल किया था खुद, ठीक है ना? अच्छा जी, 2 लाख कॉस्ट है एसेट की, यकम जनवरी 19 को ख़रीदा है हमने, रेजिडुअल वैल्यू इसकी 19,850 है, और एसेट इज डेबिटेड अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट 37%। अच्छा, स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस में फ़र्क क्या आता है, ज़रा ये देख लेते हैं। देखिए जी, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि आपको इंट्रो के अंदर ना MCQs की वजह से एक फार्मूला पढ़ाया जाता है जिसमें आप स्ट्रेट लाइन मेथड में भी रेट निकालने के लिए ये 1/लाइफ नहीं करते या रेट से डायरेक्ट नहीं आते, बल्कि वो रेजिडुअल वैल्यू को भी कंसिडर करके जो है ना कॉस्ट माइनस रेजिडुअल यानी डेप्शिबल अमाउंट को लेकर आप करते हैं, और फिर वो वाला रेट जो निकला होता है उस रेट को लगाते हुए फिर आप कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू नहीं कर सकते। लेकिन मैंने फ़िलहाल आपको उस तरफ, मैं वो MCQs के लिए वहाँ पे पढ़ाया जाता होगा, मैं फ़िलहाल आपको वहाँ पर नहीं लेकर गया, मैंने ज़रा इनको बाइफरकेट करके रखना था, इसलिए रेजिडुअल वैल्यू स्ट्रेट लाइन के अंदर मैंने फार्मूला कैलकुलेट करते हुए नहीं यूज़ की, 1/यूज़फुल लाइफ करके रेट निकाला और फिर रेट लगाते हुए कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू वहाँ पर किया था, इसलिए ताकि मैं इस वाले मेथड को फ़र्क कर सकूँ, स्ट्रेट लाइन को रिड्यूसिंग बैलेंस से फ़र्क कर सकूँ, ठीक है? तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्शन एक्सपेंस जो निकलेगा, ठीक है, वो कैसे निकलेगा? हम पहले साल में तो पहली बात तो ये है कि रेट ज़रूरी है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। यहाँ पे ये नहीं करना आपने कि जो लाइफ सवाल में गिवन हो उस लाइफ से डिवाइड कर दें आप, क्योंकि वो तो फिर स्ट्रेट लाइन ही बन जाएगा, ठीक है? तो रेट इज़ ज़रूरी, ठीक है जी, एंड इज कैलकुलेटेड यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला। पहले तो ये बात कर लेना, किसी को याद है फॉर्मूला? यार आप ज़रा साइड पे नहीं हो जाते भाई? अच्छा जी, जी बेटा, अगर पहली बात तो ये रिड्यूसिंग बैलेंस में रेट लाजमी हमें चाहिए, अगर रेट मिसिंग हो तो उस रेट को निकालने का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस nth रूट S/C। हाँ जी, हाँ जी, इसको मैं अब कर देता हूँ ना, जो है वो क्या कहते हैं इसको, वो जो मैं अब लिखूँगा ये चीज़ ये है, ये इसको क्या कहते हैं? सप्लाई चेन। अच्छा, चलो रहने दो पाइन जी। एन मीन्स, एन का मतलब क्या है जी इसमें? यूज़फुल लाइफ, एन का मतलब है यूज़फुल लाइफ, ठीक है जी। और ये जो एस है इसका मतलब है स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, वैसे रेजिडुअल वैल्यू असल लफ्ज़ तो यही है, बहरहाल वो ज़रा मिलता जुलता एस से आ जाए लफ्ज़, इसलिए स्क्रैप वैल्यू लिख लें, चलें याद रह जाएगा। और सी का मतलब क्या है? चोट लग गई है जी, कॉस्ट जी,
सैल्वेज वैल्यू स्क्रैप वैल्यू को ही, सैल्वेज वैल्यू जो है बेसिकली रेजिडुअल वैल्यू के लिए यूज़ कर लेते हैं। सेल प्रोसीड से कंफ्यूज नहीं करना, ये पहले बता दिया था। सैल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, ये इंटरचेंजेबली यूज़ होती है। पूरा जुमला पढ़ना पड़ेगा ना। सैल्वेज वैल्यू तो ये आज एसेट खरीद के लाएँ तो आज वो कितने का बिक जाएगा, लेकिन अगर वो पूरा जुमले का कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो वो यूँ लिखा हुआ होगा कि द सैल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ इज इतने, तो मतलब रेजिडुअल वैल्यू ही है। तो पूरा जुमला पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। और लफ्जी मतलब तो उसका कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो रेट पहली बात है नेसेसरी है। अगर सवाल में गिवन नहीं होगा तो ऐसे कैलकुलेट, गिवन होगा तो फिर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। दूसरी एहतियात इस मेथड में हम क्या करेंगे, दूसरी एहतियात ये करेंगे कि रेजिडुअल वैल्यू इज़ इग्नोर्ड वाइल कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन। इसीलिए मैंने वो वाला मेथड दूसरे में ना रेजिडुअल वैल्यू यूज़ ही नहीं की रेट निकालते हुए। यहाँ पर रेजिडुअल वैल्यू यूज़ होगी ना, जब फॉर्मूला रेट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है उसमें रेजिडुअल वैल्यू यूज़ हो जाए ना, तो फिर आपने रिडक्शन निकालते हुए रेजिडुअल वैल्यू को कॉस्ट में से माइनस नहीं करना होता, ठीक है ना। इसीलिए वो स्ट्रेट लाइन इंट्रो में आप ऐसे करते हैं। बहरहाल उसको देख लेंगे, उसको छोड़ें फिलहाल। ये दोनों चीज़ों को ज़रा अलग अलग ज़रा पहचान के चलें, ये ज़रूरी है इस वक्त, ठीक है। तो रेजिडुअल वैल्यू इज इग्नोर्ड वाइल कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन एक्सपेंस अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है जी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डन जी। अच्छा जी, तीसरी एहतियात, आपने एसेट की बुक वैल्यू यूज़ करनी है डेप्रीसिएशन रेट लगाने के लिए, लेकिन पहले साल में तो बुक वैल्यू होती नहीं है, कॉस्ट ही होती है ना। तो फिर पहले साल रेट कॉस्ट पे लगेगा, रेजिडुअल वैल्यू को हमने इग्नोर करना होता है, और फिर ऑनवर्ड्स जो है वो हर साल की लेटेस्ट बुक वैल्यू चलती चली जाएगी, ठीक है। तो तीसरी एहतियात क्या करेंगे जी इस मेथड में हम, मैं लिख ही देता हूँ, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज depreciation rate is applied to cost in first year, एक मिनट, and book value in subsequent years, ठीक है जी। जी स्टूडेंट, आएगा तो परसेंटेज बन जाएगी, नहीं लिखेंगे तो पॉइंट्स में आ रहा होगा, चल तो वो भी जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं 100 को 500 मेरी कॉस्ट है, इसको मैं 20% से मल्टीप्लाई करूं या 500 को 0.2 से मल्टीप्लाई करूं, कोई आंसर में फ़र्क है? तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो रेट परसेंटेज में आ जाएगा, नहीं करोगे तो डेसिमल में नज़र आ रहा होगा, इतना सा फ़र्क है, ठीक है। बहरहाल करेंगे, फार्मूला में 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है जी स्टूडेंट। हाँ, मेरी दो आवाज़ें आ रही हैं, वाह। हाँ जी, नहीं अभी आ रहे हैं, ये मीडिया वाले भाई आ रहे हैं, जा जल्दी जाओ भाई। ठीक है जी, इसको आप मेरे ख्याल में बस यही बातें हैं 3, इसको नोट करें, तब तक आवाज़ भी सही हो जाए। और साइम वाला सवाल, अच्छा साइम वाले सवाल में रेट गिवन है, ज़रा चेक तो करें सही निकला हुआ है, रेट लगा के चेक कर लेना। सही है बेटा आवाज़? अब हाइब्रिड गर्ल्स वाले हाइब्रिड में सही है आवाज़ या अभी भी सही है? ओके कर दें, ऐसे कर, सही है। चलो, ये टाइम से बताना था, पता नहीं कब से दो बातें सुन रहे हैं मेरी। जी जी, किस में, कहाँ पे? नहीं वो स्ट्रेट लाइन मेथड होगा ना, आपने किया, ओके। अच्छा जी, चलें छोड़ें, बस होगी बात जो होनी थी, ठीक है। अब ये जो सवाल है ना, ये
इनमें नहीं चेक करना आपने, इनमें को गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। मैंने नहीं चेक किया, इनको मैं फ़िलहाल करवा भी नहीं रहा, मैं घर पे चेक कर लूँगा। ऐसे ही रेट छोटे छोटे सवाल है ना, ये वो सवाल हैं जो बेसिकली ऐसे बैठे बैठे लिखो ज़रा सवाल जी, कॉस्ट है, ये जी लाइफ है, या ये रेट है, चलो जी कैलकुलेट करो, ये इस तरह के सवाल होते हैं। तो इसलिए जो सवाल मैंने वो खुद बनाया था ध्यान से, उसके अंदर रेट आपने चेक कर लिया, ठीक है ना। चलो आ जाओ ज़रा, यहाँ से आगे चलते हैं, फिर मैं उनको देख लूँगा, हो सकता है वो भी सही हो। अच्छा किधर गया, और कितने वे बताते हैं नहीं, खुद ढूंढे ना सर, खुद ढूंढे, आप जो काम चोर बने हैं खुद ढूंढे जी। अच्छा जी, चले मैं भी देख लूँ एक दफ़ा। 37 वैसे ही ज़रा चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये रेट निकालना है तो 1 माइनस लाइफ गिवन है, लाइफ गिवन होगी, नो सर कैसे नहीं गिवन, लेकिन ये तो फिर गिवन नहीं है ना। चलो ये गिवन नहीं है, फिर यहाँ पे चेक नहीं हो सकता। वैसे बैलेंसिंग ये निकालने में 5 साल किसने कहा कि ये 5 साल पे एंड हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि वो तो ठीक है, तो आपने जुगाड़ लगाया ना, नहीं निकल सकता जी, छोड़ें इसको, ठीक है। 37% ठीक है, अगले सवाल में इंशाल्लाह सही हो जाए, यहाँ पे खुद निकालेंगे बल्कि, ठीक है। मुझे पता है आपने काम चला लिया, और ये अच्छी अप्रोच है पर्चे के लिए, जो समझ में आए वो कर दो, ये वाले बच्चे पास भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग भी ऐसे ही हो जाएं। बहरहाल लाइफ नहीं गिवन थी, ठीक है ना। वैसे लाइफ मैं बता दूं, अगर मैं यूँ कह देता हूँ कि यूज़फुल लाइफ इज़, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए, यूज़फुल लाइफ इज़। अब ठीक है, अब आप बेशक चेक करें, वो तो जुगाड़ था ना। देखो ये कौन सी कंफर्म बात है कि डेप्शन सारी लाइफ की उसने मांगी हो सकता है 10 साल लाइफ हो, उसने 5 साल की डेप्शन मांगी हो, वो ठीक है आंसर तो वो आ गया, क्योंकि असल में लाइफ थी जो 5 साल, असल में था जो ऐसे ही, इस वजह से वो सही हो गया। लेकिन अगर ऐसा ना होता तो अच्छा चलें छोड़े जी, चेक कर रहे हैं हम। ये मैंने ये सवाल के अंदर गिवन है, ठीक है। 1 माइनस 5 फ्रूट, और स्क्रैप वैल्यू कितनी 19,850, और कॉस्ट कितनी है 2 लाख 200,000 जी। आप भाई ने कहा था 100 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो करो जी। 36.9 ऑलमोस्ट 30, तो इसलिए राउंडिंग का थोड़ा सा डिफरेंस एंड पे आ जाएगा, नहीं लाइफ का एंड होगा तो शायद 19,850 की फिगर की बजाय को 2-4 रुपये ऊपर नीचे आए, वो गलत नहीं होता, राउंडिंग है ना, रेट राउंड कर दिया ना, ठीक है। अच्छा एक छोटी सी बात और भी याद आ गई, अगर सवाल के अंदर रेजिडुअल वैल्यू ना गिवन हो या लिखा हो कि 0 है, तो क्या ये फॉर्मूला लग सकता है? मेरा सवाल है आपसे, अगर सवाल के अंदर रेजिडुअल वैल्यू गिवन ना हो या 0 गिवन हो, तो क्या ये फॉर्मूला लगेगा? मैथ एरर आ जाएगा। ऐसे है ना, कैलकुलेटर जवाब नहीं देगा इसका। तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे, हाँ 1 रुपया ज्यूम कर लेना, 1 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। सवाल में ऐसा होगा नहीं वैसे, लेकिन अगर हो जाता है रेजिडुअल वैल्यू सवाल में नहीं गिवन या 0 लिखी हुई है, तो इस फॉर्मूला में उसको 1 अज्यूम कर लेना और ट्रेड निकाल लेना, ठीक है। सही है, इसको कहीं लिख लो अपने अल्फाज में, ऐसे बाद में फिर बात याद नहीं रहती। यहीं पे जहाँ पे रेट लिखा था ना, छोटा सा उर्दू में लिख लो, अगर आरवी ना हो या 0 हो तो इस फार्मूला में उसे 1 अज्यूम करेंगे। उससे होगा क्या, लाइफ के एंड पे वो 1 रुपया, 1 रुपया इमटेरियल चीज़ है ना, लेकिन आपका रेट तो निकल आएगा 1 रुपया इमटेरियल। अगर आरवी ना गिवन हो या 0 हो तो 1 अज्यूम कर लेना है इस फार्मूला में। चलो यार पढ़ भी लो हूँ, शुगली लगाई जा रहे हैं सुबह से आके आप लोग, पढ़ने छढ़ने का दिल नहीं करता आप लोगों का? अच्छा जी, चलें जी। 3 साल की 5 साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है, ऐसा ही है, इसको तो यहीं पे निकाल लेते हैं। अगला सवाल मेरा दिल है, ये 27वां है ना, ये मैं बोर्ड पे करूँगा और मेरा दिल है दोनों मेथड्स को आमने सामने करूँ, थोड़ा सा पक्का पक्का आपके जहन में बातें बैठें आप, ठीक है। अच्छा जी, ये फजूल काम किया था हमने, टाइम वेस्ट किया था मैंने, टाइम पास किया था मैंने। 1 जनवरी 2019 आपकी वर्किंग का फॉर्मेट क्या है, डेट
अच्छा, अब ये डेट डिस्क्रिप्शन एसिड ना भी लिखें तो काम चलेगा, लेकिन फ़िलहाल लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। डेट डिस्क्रिप्शन एसिड, 1 जनवरी 2019 को एसिड खरीदा 2 लाख का, 200 भाई 200, ये लो। ठीक है जी। अब ईयर एंड इसका 31 दिसंबर 19 पे हुआ, डेप्रीसिएशन निकालनी है। अब ये डेप्शन मेथड है, वर्किंग कोई मेथड नहीं है, ये तो फॉर्मेट है बस एसेट को प्रेजेंट करने का ऐसी शक्ल में कि हर ईयर एंड के ऊपर बुक वैल्यू भी दे रहा हो और हर साल की डेप्शन भी नज़र आ रही हो, ताकि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ भी निकाल सकें। जैसे ये वर्किंग अभी मैं करता हूँ ना एंड पे, तो 3 चीज़ें हम इससे किसी भी वक्त निकाल सकेंगे। एक, किसी भी साल का डेप्शन एक्सपेंस। दूसरा, किसी भी साल के एंड पे खड़े होकर बुक वैल्यू। तीसरा, किसी भी दिन की खड़े होकर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो मेथड जो सा मर्जी हो, फॉर्मेट यही रखना है हमने वर्किंग का, मेथड तो सिर्फ यहाँ पे चेंज हो रहा होगा। अभी दोनों सवाल आमने सामने करता हूँ, फिर समझ आएगी, ठीक है जी। तो डेप्रिसिएशन 200 माइनस 19 नहीं करेंगे, मैं भी यही कहने लगा था, नहीं करेंगे, ठीक है जी। कॉस्ट इनटू रेट 37% जी। बस राउंडिंग शाउंडिंग चलाते रहो, कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल सही है जी। 120, ये क्या आ गया जी, बुक वैल्यू। ये इसको कैरिंग अमाउंट भी कहते हैं, और आप दोनों चीज़ों को साथ साथ देख रहे होते हैं, बीवी और सीए हैं, दोनों ही टफ चीज़ें हैं काफ़ी। ये टफ लग रहा है अभी आपको, फिर ये भी टफ लगेगा आपको, कुछ को लगता है कुछ को नहीं लगता। अच्छा जी, क्या 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 बिटवीन द लाइंस बात करते हैं सर, कोई बिटवीन द लाइन नहीं बात की, मैं तो बड़ी सादा सी बात की है। सीए है, बीवी है, जल्दी जल्दी कर लो, अल्लाह देगा। इससे ज़्यादा साफ सुथरी क्या बात होती है, ये बिटवीन द लाइंस होती है। अच्छा जी, ये मोटिवेशन है, मोटिवेशन ना। अच्छा जी, डेप्रीसिएशन 200 इंटू, और ऊपर बीवी लिखवाओ तुम लोग, देखा ना मुझे गड़बड़ होने लग गई है ना, चीजें याद ही ना आ रही मुझे। अच्छा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में सब्सिक्वेंट ईयर में कॉस्ट पे रेट नहीं लगता, बुक वैल्यू पे रेट लगाना है, ठीक है। तो बुक वैल्यू आ गई 126, रेट वही 37%। बस राउंड करते रहो, ठीक है। राउंडिंग राउंडिंग जरा दिल खोल के किया करो, ठीक है ना, डरना नहीं, परेशान नहीं होना। जो चीज़ राउंड नहीं करनी होगी मैं बताऊंगा। मैंने एक आपको एहतियात सिर्फ बताई थी कि मिलियंस में सवाल का डेटा हो और बहुत छोटी फिगर हो, जैसे 5 मिलियन 7 मिलियन, तो उनको एहतियातन एक डेसिमल के साथ लेके चलो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि 0.4 0.5 से नीचे को फिगर आ जाए तो फिर राउंड डाउन करोगे, बाकी तो कोई एहतियात नहीं है। बाकी मैं आपको एहतियात बताऊंगा आगे जाके, जैसे अभी ये रेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, परसेंटेजेस होती हैं, इनको ज़रा हम डेसिमल्स के बाद ना दो डिजिट्स यूज़ कर लेते हैं, ताकि जो आंसर निकले बाद में अप्लाई होने के बाद तो उस पर ज़्यादा असर ना आए, ठीक है ना। जो एंड पे आंसर है उसको राउंड करना है आपने, दिलेरी से करना है, ठीक है। अच्छा जी, बुक वैल्यू बताएं। 70, 31 दिसंबर 2021, बुक वैल्यू 126 पर। बुक वैल्यू नहीं है ये, बुक वैल्यू पिछले साल तो इसी पे लगाया था रेट। हाँ, लेटेस्ट बुक वैल्यू पे, ये ज़रा बात वहाँ पे लिखी नहीं थी मैंने, तो इतना तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। लेटेस्ट बुक वैल्यू पर आपने डेप्रीसिएशन का रेट लगाना है। डन जी, 20 बस काफ़ी है जी। 50। अच्छा, अब अगर आप इस सवाल को बिल्कुल एंड तक, 5वें साल के एंड तक लेके जाए ना, अपनी लाइफ के एंड तक, और राउंडिंग शाउंडिंग बिल्कुल ना करें, बल्कि वो रेट भी 36.9 आया था ना, वो रेट 36.9 यूज़ करें, और यहाँ पर भी रुपीज़ इन थाउजेंड ना करें, पूरी फिगर करें और कोई राउंडिंग ना करें, तो इंशाल्लाह 5वें साल के एंड पे जो बुक वैल्यू होगी वो रेजिडुअल वैल्यू ही के बराबर होगी, 19,850। चेक करने के लिए घर पे खुला टाइम है आजकल, होमवर्क तो थोड़ा सा होता है, 1.5 घंटा आपका FAR1 का होता है और 1 घंटे आधे घंटे में होमवर्क हो रहा है आजकल, तो बाकी फारिग टाइम में ऐसे काम कर लिया करें, नो इशू, ठीक है। और सही है ना, आपने एक तो रेट को राउंड नहीं करना जो मैंने किया हुआ है यहाँ पे सवाल में, और दूसरा आपने फिगर्स को भी राउंड नहीं करना, तो 1 रुपये का भी इंशाल्लाह फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। सही तो लिखा था, ओके जी, चले।
तो ये जहन में रह जाएगी अब बात। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में सब्सिक्वेंट ईयर्स में कॉस्ट रेलेवेंट, मैं बस यहाँ पे रोक रहा हूँ इसको। उन्होंने 5 साल कहते, मैंने 3 साल पे बस कर दी, ठीक है। अच्छा, अज्यूम करो डाटा सेम है, लेकिन एसेट जो है वो 1 अप्रैल को ख़रीदा गया था, क्या चेंज आएगी जी? ये अगर 1/4 पे ख़रीदा है तो यहाँ पर डेप्रीसिएशन 9/12 हो जाएगी। जब ये 9/12 होगी तो ये 74 की बजाय कम हो जाएगा 55, तो 56 करो ना। अब ये देखो, अगर स्ट्रेट लाइन, अच्छा चलो बुक वैल्यू कितनी आ गई? 140। अब हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में भी ये काम किया था। पहला सवाल करने के बाद हमने कहा था अगर एसेट दुराने साल आए तो क्या होगा, तो फ्रैक्शन लग गया था। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड की खसूसियत क्या थी? हर साल रेट ने कॉस्ट पे लगना है, तो सिर्फ पहले साल की डेप्रिसिएशन बदली थी, बाकी सारी फिर आगे वही सेम चलने लग गई थी। रिड्यूसिंग बैलेंस में ये नहीं होगा। रिड्यूसिंग बैलेंस के अंदर तो आपको पता है बुक वैल्यू पर रेट लगना है, तो 126 नहीं, अब 100। जब ये चेंज हो गया तो बोलो 50, फिर ये चेंज हो गया तो ये चेंज हो गया। ये सारा लाल सिर्फ एक डेट की वजह से हुआ है जी। फिर ये चेंज तो ये चेंज, फिर ये चेंज तो ये चेंज, कितना? ये चेंज तो ये चेंज। स्ट्रेट लाइन में अगर ड्यूरिंग द ईयर एसेट खरीदा जाए तो सिर्फ पहले साल की डेप्शन चेंज होती है, बाकी हर साल की फिर बराबर आ जाती है। स्ट्रेट लाइन की खसूसियत यही, हर साल डेप्शन बराबर आएगी, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन की तो खसूसियत ही यही है। ओके डन। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस के अंदर ये एक साल अगर पहले की चेंज हुई है डेप्शन तो फिर सबकी होगी। अच्छा अगली बात, ये 8/12 किसी ने कर दिया तो सारा गलत हो जाएगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग है सारा गलत हो जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसके नंबर कट गए। अब दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस बुक वैल्यू, फिर बुक वैल्यू पे रेट लगना इज द कॉन्सेप्ट, उसके नंबर आपको मिलते जाएंगे। यानी पास होने के बहुत रास्ते, फेल होने के रास्ते ही नहीं मिल रहे हमें इस पेपर में, लेकिन हम फिर भी रास्ता निकालते हैं। हम किसी न किसी तरह से फेल होने का रास्ता निकाल लेते हैं, ठीक है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 27। असल में तो मैंने ये करवाना था, इसके इंतजार में मैं इतनी देर से था, ठीक है। चलो डेप्शन निकालनी है सारी जिंदगी की, 4 साल। अच्छा चलिए 4 साल की डेप्शन निकालनी है, स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस दोनों में, ठीक है। कॉस्ट एसेट की ₹1,00,000, रेजिडुअल वैल्यू 10,000, लाइफ 4 साल, डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 16। तो पहले अपना पुराना मेथड करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? पता नहीं अब पेज नंबर कौन सा है। अब तो किताब है आप लोगों के पास, जिनके पास है बता दें। अभी बच्चा कह रहा था लीजिए, मैंने किताब 152। अच्छा जी, अब स्ट्रेट लाइन मेथड, डेट, डिस्क्रिप्शन, और एसेट, हो जाएगा पूरा काम। आप जरा साइड पे ना भाई। पेज नंबर 150 कौन सा था? 2। जरा मैं ना आमने सामने रखना चाह रहा था दोनों को, ठीक है। अभी भी थोड़ा तंग होगा। अच्छा जी, अब किस दिन खरीदा इस एसेट को जी? स्ट्रेट लाइन है, यही तो समझा रहा हूं कि हमारा फॉर्मेट तो यही रहना है जी। 1 जनवरी 2016। कॉस्ट बताएं 100,000, चलो 100 ही कर लो, ठीक है। अब नहीं आया मजा। 31 दिसंबर 2016
16 पे आए, डेप्रीसिएशन निकालनी है। दो तरीके हैं स्ट्रेट लाइन में, चाहो तो 100 डिवाइडेड बाय 4 कर दो। मैं तो कहूँगा 4 ईयर्स है ना लाइफ, ठीक है, तो इसको भी रेट में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि आमने सामने रेट ही रहे, ठीक है। तो मैं एक छोटी सी वर्किंग करता हूँ, इसमें मैं सिंपल तरीके से रेट निकाल रहा हूँ, वो वाला काम नहीं कर रहा जिसमें रेजुअल वैल्यू को कंसीडर करूँ। इंट्रो वाला, इंट्रो में आपको दोनों सिखाए जाते हैं वैसे, मेरे जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, दोनों ही ICAP ने चूँकि लिखे हैं अपनी किताब के अंदर, दोनों ही सिखाए जाते हैं। फिर MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से उस्ताद कहते हैं बस ये वाला नहीं दूसरे वाला ही चलेगा, क्योंकि MCQ के आंसर में ऑप्शन नहीं ना है। जब आपके पास ये लंबे सवाल होते हैं ना जिनमें MCQ वाला चक्कर नहीं होता, ठीक है, तो उसके अंदर आप दो तरीके की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन MCQ में तो आप हाथ बंधे होते हैं, ठीक है, पाँव भी बंधे होते हैं। खैर चलें, 1 ओवर यूजफुल लाइफ कितनी इंटू 100 इज इक्वल टू 25%। अब चूंकि मैंने रेजुअल वैल्यू को रेट निकालते हुए कंसीडर नहीं किया तो कॉस्ट माइनस रेजुअल वैल्यू करके ही चलेंगे, ठीक है, सही है। तो कॉस्ट कितनी है जी, 100 माइनस 10, ये आ गई है डेप्रिशिएबल अमाउंट इनटू, और अगर ये ड्यूरिंग द ईयर होता तो फ्रैक्शन भी लग जाता। जी बोले आंसर 22.5। बुक वैल्यू बताएं 77.5। अब यहां पे फर्क आना है, देखें प्लीज, 31 दिसंबर 17 की जब डेप्रीसिएशन निकालने लगेंगे, अब ये मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन है। कुछ बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, ये वर्किंग शायद बुक वैल्यू, ये वर्किंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए, नहीं भाई नहीं, ये तो एसेट को प्रेजेंट करने के लिए एक वर्किंग है। एसेट को प्रेजेंट कर रहे हैं, कॉस्ट में से डेप्शन माइनस करके बुक वैल्यू दिखाते जा रहे हैं। मेथड ऑफ डेप्शन कहां पर आकर लगता है, सिर्फ इस जगह। जैसे अभी अभी आपको पढ़ाया, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो तो रेजुअल वैल्यू माइनस नहीं करते, और पहले साल तो कॉस्ट ही है, दूसरे साल में बुक वैल्यू पे रेट लगता है। जबकि स्ट्रेट लाइन की क्या आपने सीख रखी है कैलकुलेशन, हर साल रेट किस पे लगता है। इसका मतलब अगले साल में वही 100 पकड़ेंगे, 10 भी माइनस करेंगे और 25%, जी 22 ये क्या हर साल बराबर, हाँ, क्योंकि बुक वैल्यू को तो हम छेड़ ही नहीं रहे, ठीक है जी। कितनी आ गई 55, अच्छा 0.0 अब लिख दूं मैं, फिर अच्छा नहीं लगता जी। उसके बाद 31 दिसंबर 18 आया, डेप्रीसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड की खसूसियत, हर साल डेप्शन रेट कॉस्ट पे लगेगा, हर साल डेप्रीसिएशन बराबर होगी, कुछ भी कह लें, हर साल फॉर्मूला सेम रहेगा, ये भी कह सकते हैं। बस पहले साल अगर ड्यूरिंग द ईयर आ जाए तो फ्रैक्शन लग जाता है, बाकी फॉर्मूला और डेप्रिसिएशन ये पड़ा है, ठीक है। कॉस्ट माइनस रेजुअल वैल्यू इनटू रेट 22,500 या 22.5, सॉरी 1000 में चल रहे हैं जी, 32.5। उसके बाद 31 दिसंबर 18 पर अगेन 100 माइनस 10 इंटू 25%, 22.5, और एंड पे आपके पास क्या बच गया, यही तो बुक वैल्यू है, और यही तो रेजुअल वैल्यू थी जो बच गई एंड पे, क्योंकि इसी को तो हमने डेप्रिशिएट नहीं किया। हाँ 19 ही लिखा हुआ है, नजर नहीं आ रहा। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे जो पीछे देख रहे थे, जब उन्होंने ऊपर देखा तो मैंने 19 कर चुका था, तो साथ वाले उसको भाई को कह रहे हैं क्या हुआ है, 19 ही तो है। धोखा। अच्छा जी, अच्छा जी, डेप्शन एक्सपेंस हर साल का आ गया, वैसे ये भी लिख लेना चाहिए आपको, अच्छा होता है। ये बुक वैल्यू 31 दिसंबर 16 की, ये बुक वैल्यू 31 दिसंबर, बुक वैल्यू 31 दिसंबर, बुक वैल्यू 31 दिसंबर। जब रीवैल्यूएशन भी आ जाएगी ना, इसी फॉर्मेट के अंदर डालेंगे हम, 2 कॉलम आगे ऐड हो जाएंगे एसेट। तो फिर अगर आपको कभी एक्सट्रैक्ट कहेगा तो मिसाल के तौर पर वो कहता है 31 दिसंबर 18 की बैलेंस शीट बना दो, तो ये एसेट की फिगर उठ के जाकर बैठ जाएगी बैलेंस शीट के फेस पे, ये बुक वैल्यू या बुक वैल्यू ही जाती है, ठीक है ना। बहुत काम की वर्किंग है, ये बड़ी ही कीमती वर्किंग है, यही नहीं आगे भी चलती रहेगी, FR2 में भी चलती रहेगी, आगे भी जिंदगी में चलती रहेगी, ठीक है। तो मेथड ऑफ डेप्शन कहां पड़ा हुआ है, ये कॉस्ट पर रेट, कॉस्ट पर रेट, कॉस्ट पर रेट, एक बार फिर बोलो, कॉस्ट पर रेट, बस 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 वो तो पूरे हो गए ना, ठीक है।
अब इसके मद्दे मुकाबिल मर्द मुजाहिद रिड्यूसिंग बैलेंस आएगा। इसको WDV मेथड भी कहते हैं भाई, कह रहे हैं ये नहीं बताया आपने, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, मैंने तो ये भी नहीं बताया। नामों में क्या रखा है वो तो देख ही लेंगे जी। डेट, डेस्क्रिप्टियन और एसेट जी। यकम जनवरी 16 पे एसिड खरीदा, कॉस्ट पे तो कोई लड़ाई नहीं है, जो सा मर्जी मेथड हो। एसिड की कॉस्ट 100 है तो नहीं 100 ही है ना, 100 है तो 100 है, ठीक है। तो कॉस्ट 100, सवाल में रेट गिवन नहीं है। मेथड कौन सा है? हमारा ऑप्शन है ना, हमने रिड्यूसिंग बैलेंस सेलेक्ट किया। अब अगर रिड्यूसिंग बैलेंस सेलेक्ट किया है तो फिर रेट निकालने का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो वर्किंग 2, सवाल वही चल रहा है ना, मैंने वर्किंग 1 वर्किंग 2 इसको कर दिया। तो रेट निकालें जी, रेट 1 - 4 10/100। भाई ने कहा था 100 से मल्टीप्लाई जरूर करें, तो कर दें 76। बाब चलो कर दो ना, रेट्स को ज़रा बेहतर है। अभी भी इसमें थोड़ा सा शायद एंड पे कोई 10,000 से ऊपर नीचे कोई 1 आधा रुपया हो जाए, क्योंकि ये शायद कैलकुलेटर पे यहाँ पे नहीं रुका होगा और आगे भी जा रहा होगा। 58 नहीं 78 76। अगर ये 7658 आप लिख लेना तो आपको एंड पे लिख लें कैलकुलेटर पे 7658 के बाद तो कुछ नहीं है, फिर रहने दो फिर इसको 7 ही कर लें। मैं समझा शायद बस वहाँ पे एंड हो रहा था, चलो खुशी हो रही थी मुझे, ठीक है। नहीं अब इतना तो कर लो। रेट्स वगैरह को ना डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स यूज़ कर लेना, ज़रा एक्यूरेसी बेहतर हो जाती है। लेकिन रेट को आगे जब फिगर निकलेगी उसको राउंड ही करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलो जी बच्चों, 31 दिसंबर 16 पर डेप्रीसिएशन निकालोगे तो 100 - 10 नहीं करेंगे, मैं भी यही कहने लगा था। तो 100 क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस है, इग्नोर करना है। रेजुअल वैल्यू को यूज़ कर ली हमने रेट निकालते हुए, इसीलिए तो मैंने उसको फ़र्क किया है। अगर उसमें भी यूज़ कर लेना जो आपने पढ़ा था इंट्रो में, तो फिर वहाँ पे भी ये नहीं करते, लेकिन दोनों को फ़र्क रखना है, ठीक है ना, ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है जी। क्यों ज़रूरी है बता दूंगा इंशाल्लाह। तो 100 × 43.77% जी, 43.77। बुक वैल्यू 50.25 क्या करते हैं आप लोग मेरे साथ। अच्छा अब 2 डेसिमल तक लेकर चलना है बस, तो 2 तक ही चलेंगे। 31 दिसंबर 17 की डेप्रीसिएशन निकालनी है तो 100 × नहीं करना, पूरी बात तो सुन लिया करें। 100 × नहीं करना, क्योंकि मेथड कौन सा है? रिड्यूसिंग बैलेंस। जाग रहे हैं ना सारे जी। तो 56.23 × 43.77%, 1। नेक्स्ट बुक वैल्यू बताओ। 30। एक भाई ने 35 भी बोला, पकड़ो उन्होंने, केड़ा सी लभो जरा उन्होंने, लग के रखो, मैं जरा सवाल करके आया। 31 दिसंबर 18 डेप्रीसिएशन, अब 31.62 × 43.77, 13 4 या 7, मतलब फर्क ही बड़ा है। एक मिनट, 31.62 पे कैलकुलेटर पे लिखें इनटू, आगे लिखें 0.4377, एक बराबर इक्वल का एंड पे कोने पे बटन होगा, उसको दबाएं, क्या आंसर आता है? 13.84। बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी नेक्स्ट 17.78। यहाँ पे अब मैंने थोड़ी 2 नंबरी लगानी है एंड पे आके, मेरी मर्जी। 31 दिसंबर 19 डेप्रीसिएशन अल्लाह करे घट ही लगे, 17.78 × 43.77%, आंसर 7.78 आ गया है।
सुबहान अल्लाह, सारे बोलो सुबहान अल्लाह। अच्छा जी, आंसर क्या आया? 10। दिस इज द बुक वैल्यू ऑन, चलो लो जी। अब बताओ जी, ये है कोई मेथड का मामला? मेथड ये नहीं पढ़ा हुआ, मेथड सिर्फ ये पढ़ा है। ये पहले क्या बोल रहे थे? ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, क्या बोल रहे थे मुझे याद नहीं, चलो अब ये बोलते हैं, ये पढ़ा है मेथड, ये पढ़ा है। ठीक है जी। तो ये आपको लाल और नीला डिब्बा ये बता रहा है कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन तो सिर्फ ये है। तो ये वर्किंग तो सेम है। अगर मैं यहीं पे एक सवाल कर दूं, बल्कि इसी सवाल को कन्वर्ट कर दूं आउटपुट मेथड में, पार्ट 2 शुरू करना है, गल ना पूरी करने देना। ये मेथड, यही सवाल अगर मैं बदल दूं आउटपुट मेथड में, इसका डेटा देना पड़ेगा ज़रा कि 4 साल में जनाब टोटल इसकी लाइफ इतने यूनिट्स बना सकता है, इतने पहले साल, इतने दूसरे, तो भी फॉर्मेट यही बनना है। फ़र्क सिर्फ कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन का, वो फिर किसी वक्त करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल तो आज दूसरा मेथड आया ना, सीलोली चलते हैं ना, सीलो पॉइजन ठीक रहता है ना, पता भी नहीं लगता तो बंदा भी कहें। ठीक है जी, पार्ट 2।